हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी समूना। ये आपको एक पूरी डिटेल्ड वीडियो मिलने वाली है। मैं आपको बताती हूँ कि इस वीडियो के अंदर मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स से लेके एंड तक मेरे वीज़ा एप्लीकेशन में मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए था वो मैं सारा आपको बताऊँगी। जो जो चीज़ें मैंने अटैच की, मेरी बैंक स्टेटमेंट कितने की थी, और मैंने बताया कि मैं कहाँ से मैंने वीज़ा अप्लाई किया था, उस जगह के वीज़ा एप्लीकेशन का सारा तरीका, मेरे बायोमेट्रिक्स कब हुए, मेरा इंटरव्यू कब आया, बायोमेट्रिक्स के बाद सारी टाइमलाइन, और उसके बाद मुझे माइग्रेस ने सवाल क्या पूछे इंटरव्यू में वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सेकेंडली, इंटरव्यू के बाद मुझे माइग्रेस की तरफ से क्या नोटिफिकेशन वगैरह आए, कब डिसीजन आया, उसके डिसीजन के कितनी देर के बाद मुझे पिकअप आई, और मैं दोबारा पिक किस तरह करने गई। एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो वो आपको यहाँ पर पता चलेगी। यूनिवर्सिटी की फीसेस भी। तो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, और फिर आपने वीडियो देखनी स्टार्ट करनी है। सो लेट्स गो। अच्छा, मैं कुछ मिस आउट ना कर दूं इसलिए मैंने सब कुछ जो है वो लिखा हुआ है नोट्स के अंदर, ताकि मैं यहाँ से पढ़ती रहूं और कुछ भी मिस ना हो। ठीक है। सबसे पहला स्टेप है कि आपने अपने तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपने एक साइड पे कर लेने हैं। आपके स्कूल के पेपर से लेके इंटर, बीएससी, जो भी आपकी लास्ट डिग्री है, और वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि आपने उसको आईबीसीसी, एचईसी हर जगह से टेस्ट कराने के बाद मूफा जाना है, एक ही दफ़ा जाना है। एक विंडो पे आप जाके पेपर सबमिट कराते हैं। जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए अटेस्टेड मूफा से, उन सब की कॉपीज़ आपके पास मौजूद होनी चाहिए। उसके अलावा शनाख्ती कार्ड की कॉपी तो इज़ अ मस्ट इन पाकिस्तान। लाइक you guys know that how much we need it every single time। तो वो आपने एक से दो तीन अपने पास रखनी है शनाख्ती कार्ड की कॉपीज। ये सब उनको रिक्वायर्ड होता है जब आपने एक विंडो पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं अटेस्टेशंस के लिए। ठीक है। फिर उसी दिन सेम डे इवनिंग में आपको पेपर्स वापस मिल जाते हैं। प्रोसेस थोड़ा सा नहीं कहूँगी, काफ़ी ज़्यादा टायरिंग है, क्योंकि लाइन बहुत लंबी होती है। तो ख़वातीन की लाइन थोड़ी कम होती है, तो कोशिश करें, अगर आप औरत हैं तो मतलब लड़की हैं तो खुद ही चले जाए, अपने बाप भाई खावन को ना ख्वार करें, बिकॉज आदमियों की लाइन बहुत ही ज़्यादा लंबी होती है। लाइन जब अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है यूनिवर्सिटी से, स्कूल से, तो कोशिश करनी है, भूलना नहीं है कि रिकमेंडेशन लेटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर प्रोफेसर्स और योर टीचर्स। वो आपने लाजमी लेने। अपोस्टेल भी करवाना है आपने। अपोस्टेल मैंने जेरीज इंटरनेशनल से करवाया था। रिक्वायरमेंट नहीं थी उस टाइम, लेकिन जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड, बिकॉज वो बिल्कुल अपर मोस्ट पार्ट है किसी भी डिग्री की अटेस्टेशन का, तो इसलिए पोस्टल करवाया था। जेरीज इंटरनेशनल मॉल रोड से। उसके बाद वो आपको आई थिंक कोई 7 से 10 डेज का टाइम देते हैं। उसके बाद वो आपको कॉल करते हैं और आप वहां से जाके अपने डॉक्यूमेंट्स पिक कर लेते हो। लाइक दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ गेटिंग योर डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड इन पाकिस्तान। अब आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स सारे हो गए हैं। आपने अपनी रिज्यूमे, जो आपकी सीवी है, वो आपने बनानी है, क्योंकि वो भी आपने अटैच करनी है। ठीक है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे डॉक्यूमेंट्स बता रही हूँ। रिज्यूमे आपकी अच्छी होनी चाहिए, प्रोफेशनल होनी चाहिए, बोंगिया नहीं उसमें मारनी। उसमें कुछ भी ऐसा अनरीजनेबल नहीं लिखना जो आपने कभी किया नहीं है। अपनी एजुकेशन सारी लिस्ट करनी है, अपनी स्किल्स बतानी है, काम किया कहीं पे जेन्युइनली तो लिखना है। अगर आपने काम नहीं किया, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। अपने बारे में लिखना है, अपनी तस्वीर लगाने की जरूरत नहीं है। मेक इट प्रोफेशनल। और अगर किसी को चाहिए होगा तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करेंगे, उसमें मैं एक टेम्पलेट भी दे दूंगी जो सीवीज नॉर्मली यहाँ पर चलती हैं। इट शुड लुक प्रोफेशनल और इट शुड स्टेट हु यू आर एंड व्हाट यू हैव डन, व्हाट यू हैव स्टडीड एक्चुअली, क्योंकि एक अच्छा लगता है, प्रोफेशनल चीज है। अब आपने देखना है कोर्स कि मैंने क्या पढ़ना है। वो कोर्स सेलेक्ट करो, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करो, उनकी इनटेक्स देखो। यूजुअली लिथुआनिया में फेब्रुअरी इनटेक हर जगह पे नहीं होती, सितंबर इनटेक होती है ज्यादातर। तो अगर आप सितंबर को एम कर रहे हो तो कोशिश करो कि आपका जो प्रोसेस है वो दिसंबर, पिछले साल दिसंबर में आपके सारे पेपर शेपर आपके हाथ में हो और आप प्रोसेस करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हो। ठीक है। वीजा अप्लाई वगैरह करने के लिए सब कुछ आपका ओके होना चाहिए, क्योंकि एडमिशंस बहुत देर पहले खुल जाते हैं। यू नीड टू कीप एन आई ऑन दैट। फीसेस जो है लिथुआनिया में वो वेरी करती हैं। अब जो है 6,000 अप टू 10,000, 15,000, 20,000 इस तरह भी जाती है, तो वो आपको देखनी पड़ेगी। पब्लिक यूनिवर्सिटीज की भी फीसेस बहुत ज्यादा है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की भी बहुत ज्यादा है। तो वो वाली चीज नहीं है कि प्राइवेट महंगी है और पब्लिक महंगी नहीं है। थोड़ा 19-20 का ही फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो अभी मुझे लगता है कि जो अभी रिसेंटली जिस दो फ्रेंड्स वगैरह आ रहे हैं, तो मुझे पता चल रहा है 5,000 6,000 पर एनम पर ईयर सालाना उन्होंने कर दिया। तो मतलब 3,000 3,500 सेमेस्टर की फीस है, और आपको पूरे साल की पे करके आनी पड़ती है जब आप अपना टीआरपी अप्लाई कर रहे हो। तो इट्स लाइक वन ऑफ द रिक्वायरमेंट। आपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाके, जब आपने अपना कोर्स सेलेक्ट कर लेना, आपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाके एप्लीकेशन जो है
एडमिशन के लिए वो फाइल करनी है ऑनलाइन ही। सारी रिक्वायरमेंट्स आपको उनकी वेबसाइट पे मिल जाएंगी, वो इतनी कोई बड़ी हैसल की बात नहीं है। जब सब कुछ हो जाएगा तो यूनिवर्सिटी आपको देगी एक्सेप्टेंस लेटर के उन्होंने आपको एक्सेप्ट कर लिया एज अ स्टूडेंट फलाने फलाने कोर्स के लिए, इस कोर्स की क्या ड्यूरेशन है और इसकी कितनी फीस है, और उस पर उन्होंने लिखा होता है। जब आप फीस पे कर दोगे, वो सिर्फ कंडीशनल एक्सेप्टेंस लेटर होता है, जब फीस पे करते हो तब कंफर्मेशन होती है एक्चुअली। इसके बाद जी आपका आता है मीडिएशन लेटर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जब आप स्टडी वीजा अप्लाई कर रहे होते हो। ये मीडिएशन लेटर इट्स एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू टू फाइल फॉर योर टेम्पररी रेजिडेंस परमिट for Lithuania. It basically has your course name, its period, and it actually acts like a guarantee for you. So this basically means that now the university requires you to apply for a residence permit, and they're actually requesting the migrants to give you a residence permit so you can travel from your country to Lithuania in order to take your classes. This is a very, very important document, okay? Now it's time to file your migrants application. Obviously, migrants application, migrants पे अपने account बनाना, migrants जो है लिथुआनिया का immigration department है, उसको migrants कहते हैं। हर कंट्री का अपना एक इमिग्रेशन डिपार्टमेंट होता है और उनका अपना एक स्पेसिफिक नाम होता है। तो माइग्रेट्स जो मैं कह रही हूँ, जिनको नहीं पता, आई एम सॉरी, मुझे पहले बताना चाहिए था। लिथुआनिया के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को माइग्रेट्स कहते हैं। तो उनकी वेबसाइट पे जाके आपने अकाउंट क्रिएट करना है, फिर आपने अपनी एप्लीकेशन उधर फाइल करनी है, आपने उधर अपने सारे पेपर्स अटैच करने हैं, और जो जो पेपर्स आप अटैच कर रहे हो वो वही पेपर्स होने चाहिए जो आपने अपनी अपॉइंटमेंट पे अपने साथ लेके जाने हैं। माइग्रेट्स की एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगाती है। जब आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है, इसका मतलब है कि नाउ यू आर ऑल सेट टू अप्लाई फॉर योर टीआरपी। अब इसके बारे में हमने कई दफा बात की है कि जो लिथुआनिया है उसकी जो एप्लीकेशन है, वीजा एप्लीकेशन है, वो VFS ग्लोबल के थ्रू होती हैं। जो हम टेम्पररी रेजिडेंस परमिट की बात कर रहे हैं, विजिट वीजा की बात नहीं कर रहे, नेशनल डी वीजा की बात नहीं हम कर रहे हैं, हम रेजिडेंस परमिट की बात कर रहे हैं। अब आपने VFS ग्लोबल की वेबसाइट पर जाके अपनी स्लॉट बुक करनी है, ठीक है? कि सेंटर होगा जो आपने ऑब्वियसली माइग्रेट्स में सिलेक्ट किया होगा कि मैं यहाँ पर जाके अपना वीजा अप्लाई करूंगा। मैंने फिलीपींस को पिक किया था। फिलीपींस की एम्बेसी इस्लामाबाद में है और उसका जो वीजा है, उसका वीजा का प्रोसेस बिल्कुल भी मैं कहती हूँ कि मुश्किल नहीं है, आप खुद कर सकते हो। वो मैंने खुद ही किया था। तो वो सारे फॉर्म्स वगैरह ऑनलाइन होते हैं, आपने वो निकाल लेने हैं। उसकी रिक्वायरमेंट किसी भी मुल्क में जैसे आप विजिट वीजा अप्लाई करते हो उसी की तरह है, एक्सेप्ट फॉर वन थिंग जो है कि वो बैंक स्टेटमेंट अटेस्टेड मांगते हैं। तो वो अटेस्टेड होती है मोफा में, लेकिन वो उस तरह टेस्ट नहीं होती जैसे मैंने आपको पहले प्रोसीजर बताया कि सुबह जमा कराई शाम को मिल गई। बैंक स्टेटमेंट अटेस्ट करने में वो बहुत टाइम लगाते हैं। तो वो आपने इतनी विंडो रखनी है, जब आप सारे अपने प्रोसेस वगैरह सब कर रहे होगे तो आपने अपनी कोई 3 से 6 माह की जो स्टेटमेंट अटेस्ट करवानी है वो आपने पहले ही करवा के रख लेनी है, जब आपको पता है। क्योंकि आपको मैंने बताया और आपको पता भी है कि बैंक स्टेटमेंट को टेस्ट होने में मोफा से टाइम लगता है। तो उस विंडो का आपने ध्यान रखना। अगर आप फिलीपींस को टारगेट कर रहे हो, उस केस में बता रही हूँ, ठीक है? बैंक स्टेटमेंट अटेस्टेड मांगते हैं, उनकी एक अपनी रिक्वायरमेंट है, बाकी सारा कुछ सेम है। आपने अपनी फ्लाइट बुकिंग लगानी है, अकोमोडेशन लगानी है, फॉर्म्स फिल करने हैं, और उनको VFS की अपनी अपॉइंटमेंट, जो आपको अपॉइंटमेंट जब आप बुक करोगे VFS की, तो आपको एक ईमेल आती है, आपने उसकी भी कॉपी करा लेनी है, उसकी प्रिंट आउट ले लेना है, और वो आपने अटैच करना है कि मेरी इधर अपॉइंटमेंट है रेजिडेंस परमिट के लिए, तो मैं इस वजह से आपसे वीजा चाहता हूँ। तो इट्स वेरी सिंपल। वीजा जो है वो आपको सिंगल एंट्री मिलता है। मैं यहाँ पे बता दूं, कंफ्यूजन क्लियर कर दूं, जाना आपको 2 दफा पड़ता है, ठीक है? या तो आप जाओ और फिर आप उधर ही स्टे करो। वो आपको 3 मंथ्स का मिलता है, लेकिन वो आपको नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स देते हैं कि आप 30 दिन से ज्यादा नहीं रह सकते हो, और जब आप उधर लैंड करते हो वो 30 दिन तब से स्टार्ट होते हैं, ठीक है? अब आपकी मर्जी है, आपने उधर स्टे करना है या आपने वापस आना है। बच्चे वापस आ जाते हैं, वो अक्लमंदी करते हैं, वापस ही आ जाना चाहिए, क्योंकि जो कार्ड पहले डिसीजन आता है, फिर कार्ड पिकअप ईमेल आती है, तो बहुत ज़्यादा लंबा टेन्योर है, तो वहाँ पे नहीं रहा जा सकता, ठीक है? तो वो आपको सिंगल एंट्री वीज़ा देते हैं। बैंक स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। बैंक स्टेटमेंट जो मैंने लगाई थी वो 6 से 7 हज़ार यूरोस की थी। उसको आप कन्वर्ट कर लें अपनी करेंसी में, जहाँ पे भी आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। तो 6 से 7 हज़ार यूरो उस टाइम के हिसाब से 2024 की बात कर रही हूँ। और ये रिक्वायरमेंट्स जो है ना चेंज होती रहती हैं। और बैंक स्टेटमेंट एक बहुत क्रूशल डॉक्यूमेंट है। इसके ऊपर आपने बिल्कुल डंडी नहीं मारनी, इसके ऊपर बिल्कुल भी कोई लिवरेज नहीं देनी कि आपकी बैंक स्टेटमेंट कम होगी। उनको बैंक स्टेटमेंट देख के अंदाजा होता है कि आप हमारे मुल्क में आके क्या अपना एक्सपेंस बियर कर सकते हो या नहीं। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट का मैंने आपको बता दिया, ठीक है? बैंक स्टेटमेंट 6 से 7 हज़ार यूरो की थी मेरी। आपने देखना माइग्रेस ये चीज़ें जो है ना टाइम एंड टाइम अगेन अपडेट करता रहता है, तो आपने वहाँ पर जाके देखना है। उन्होंने पर मंथ के हिसाब से कि आपको कितने यूरोज, उन्होंने ऑब्वियसली यूरोज में बताने हैं, आपको कितने यूरोज चाहिए, उसको फिर आपने मल्टीप्लाई बाय अपना कोर्स का टाइम, उससे ज़्यादा कि आपकी स्टेटमेंट होनी चाहिए। ये मैं आपको अंदर की बात बता रही हूँ, सब नहीं बताते हैं। तो मैं अब वो जो मैंने फंड्स रखे हुए थे ना, वो मैं यूज़ भी कर रही थी
मतलब अपने आने जाने में, अपने जो कामों में, अटेस्टेशंस में, इधर उधर हर जगह पे, जैसे मैंने बताया, पैसे लगना उसी दिन से स्टार्ट हो जाते हैं जब आप डिसाइड करते हो कि मैंने बाहर पढ़ने जाना है, ठीक है। तो मैं वो पैसे यूज़ करी थी, लेकिन मैंने वो पैसों में, और जो स्टेटमेंट मैंने सबमिट कराई थी, मेरी मोस्ट रिसेंट स्टेटमेंट थी जो मैंने सबमिट कराई थी अपनी जाके, उसमें और मैं जो पैसे यूज़ करी थी उसके जो एंडिंग बैलेंस था उसमें 19-20 का फ़र्क था, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था। बताना मैं यहाँ पे ये चाह रही हूँ कि पहले होता था, और आपको कई ऐसे स्टूडेंट्स मिलेंगे जो कहेंगे कि यार स्टेटमेंट निकालो, जमा कराओ और तुम पैसे निकाल लो। जो आप निकालते रहते हो आहिस्ता 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 आहिस्ता, नहीं, आपके अकाउंट में से ट्रांजैक्शंस जो हैं वो होनी चाहिए, एक रनिंग अकाउंट होना चाहिए। वो बेवकूफ़ नहीं है कि वो कहेंगे कि आपने आज स्टेटमेंट निकालनी थी, कल पैसे आपके अकाउंट में आए हैं, 20-25 लाख कहाँ से आए हैं। मतलब आप उसको जस्टिफाई क्या करोगे? उनको पता है कि ड्रामे कर रहा है। इस तरह नहीं करना। आपको पता है कि जब आप अपना वीज़े का काम कर रहे हो तो आपको अपनी स्टेटमेंट्स स्लोली स्लोली इन आउट पैसे करने स्टार्ट कर देने चाहिए, दैट्स द पॉइंट। और जो उनकी स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है कि इतना आपका बैलेंस होना चाहिए, वो आपका एंडिंग बैलेंस लाजमी होना चाहिए। पैसे आपने नहीं निकालने हैं, सेफ साइड होकर चलना चाहिए। अब ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो गई है। यू कैन अटैच योर पर्सनल स्टेटमेंट, यू कैन अटैच योर स्पाउस स्टेटमेंट या अपने पेरेंट्स की स्टेटमेंट। बस जो स्टेटमेंट आप लगा रहे हो ना, आपने उसको जस्टिफाई करना है, करना आपको आना चाहिए। आपके पेपर से जस्टिफाई होना चाहिए सब कुछ, जो जो आप पेपर लगा रहे हो। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कौन कौन से पेपर्स, सारे हमने डॉक्यूमेंट्स की बात तफसील से कर ली है, किसी का गिला नहीं बनता, ठीक है। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके बात की है, मेरा मुंह थक गया। खैर, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, अपने आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स है तो आपके पास लाजमी होने चाहिए, अपनी फाइल बना लेनी है आपने, ठीक है। आपकी बैंक स्टेटमेंट, एफिडेविट, आप अपने आप को स्पॉन्सर कर रहे हो, आप करते क्या, एफिडेविट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अंदर आपने एक्चुअली वो आपकी बैंक स्टेटमेंट के साथ ही है, ठीक है। अगर आपका स्पॉन्सर आपको, आपके स्पाउस कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स कर रहे हैं, वो क्या काम करते हैं, उसके साथ सारे उनके प्रूफ ऑफ इनकम, एवरीथिंग लगाना है। इसके बाद आपके रिज्यूमे हो गया, आपके रिकमेंडेशन लेटर्स हो गए, आपकी जो यूनिवर्सिटी जहाँ आप जिस कंट्री में जा रहे हो उसका एक्सेप्टेंस लेटर, उसका मीडिएशन लेटर, यूनिवर्सिटी की जो आपने फीस पे की है उसकी रिसीट आपने साथ लगानी है। आई होप आई एम नॉट मिसिंग एनीथिंग आउट। यही सब था, ठीक है। इन सारे पेपर्स को आपने जब माइग्रेस की एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो उसके अंदर आपने अपने पेपर्स डिजिटली अटैच करने हैं, ठीक है। तो जब आपने अपनी वीएफएस की अपॉइंटमेंट ले ली और आपने अपने बायोमेट्रिक्स देने जाना है, ये तमाम पेपर आपने अपने साथ लेकर जाने हैं। जोन जोन सा पेपर आप अटैच कर रहे हो वो आपके पास मौजूद होना चाहिए, ठीक है। कोशिश करें, मैं वैसे बहुत फहमी हूँ, मैं सच बताऊँ तो मैं कॉपियाँ करा के लेके गई थी। मुझे लगा था कि पता नहीं मैं उधर कहाँ भागूंगी कॉपीज़ कराने के लिए। कॉपीज़ आप करा के रख लें ओरिजिनल्स के साथ, क्योंकि ओरिजिनल तो वो नहीं लेते। ओरिजिनल्स के साथ वो आप एक एक कॉपी रख लें, सेट बना लें, एक फ़ाइल बना लें अपनी पूरी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की, क्योंकि माशाल्लाह से आपको पाकिस्तान से एयरपोर्ट से निकलते हुए भी आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस देनी पड़ती हैं, तो वो फाइल आपकी निकलती रहनी है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि बायोमेट्रिक्स मैंने कब दिए और इंटरव्यू कब हुआ, सारा कुछ वहाँ का रिलेटेड। अब हम फिलीपींस चले गए हैं, ठीक है। तो मैंने अपने बायोमेट्रिक्स दिए, जाकर अपने बायोमेट्रिक्स के लिए गई तो सबसे पहले ऐसे ज़्यादा केसेस हैं कि वो स्कैन करते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने माइग्रेस में सबमिट कराए थे। आपने वो सारे पेपर्स उनको देने हैं, वो आपको, फिर आपने उधर वीज़ा फ़ी पे करनी है, फिर आपके बायोमेट्रिक्स होना है, ठीक। जब आपके बायोमेट्रिक्स हो जाने हैं ना, उसके बाद एक्चुअली फिर आपने वेट करना है कि हमें माइग्रेस इंटरव्यू के लिए कब बुलाती है। 5 से 10 दिन, 15 दिन इस तरह से वो ले जाती है। मुझे 3 दिन बाद, तीसरे दिन मुझे इंटरव्यू का आ गया था। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये माइग्रेस सवाल क्या करती है। मेरा एक ही इंटरव्यू हुआ था। माइग्रेस में एक औरत थी, ठीक है। उसने मुझे कहा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, सबसे पहला यही सवाल होता है तकरीबन। उसके बाद आपकी लास्ट डिग्री क्या है, आपने लिथुआनिया को क्यों चूज किया, आपने पढ़ना था तो आपने अपने मुल्क में क्यों नहीं पढ़ा, वाई यू नॉट ऑप्टिंग टू डू मास्टर्स इन योर ओन कंट्री व्हेन यू हैव डन योर रीसेंट डिग्री फ्रॉम योर ओन कंट्री। आप मास्टर्स के बाद लिथुआनिया में रहना पसंद करोगे या यू विल मूव बैक टू योर कंट्री, या आप कौन से प्रोग्राम में इनरोल हुई हो, उस प्रोग्राम के मुझे सब्जेक्ट्स बताएं। मैंने प्रिपरेशन काफ़ी की हुई थी तो ऑब्वियसली मैंने सोच समझ के, ऑल्दो मैंने सारा प्रोसेस कंसल्टेंट से कराया था एक्सेप्ट फॉर द माइग्रेस फिलिंग वाली थिंग, मुझे अपने प्रोसेस सब कुछ पता थी। मुझे पता था कि कौन सा पेपर मैंने लगाया हुआ है और मैंने उसको किस तरह से जस्टिफाई करना है, और मैंने कोई भी जाली पेपर नहीं लगाया हुआ था। आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। और मैंने एडमिशन और कोर्स खुद सेलेक्ट किया था, तो मुझे पता था कि मेरे कोर्सेज में उसके अंदर कौन कौन से मैंने कोर्सेज पढ़ने हैं, तो इसलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी कि यार मैं कर लूँगी, और मैंने कर भी लिया। फाइनेंशियल स्पॉन्सर के बारे में सवाल हुआ, उनके पास ना आपका सारा डेटा है
ठीक है। वो बस क्रॉस चेक करते हैं कि ये क्या वाकई पढ़ने जा रहा है, क्या इसको पता है कि इसने जो पेपर्स अटैच किए हैं अपनी माइग्रेस एप्लीकेशन में, क्या वाकई इसने एप्लीकेशन की है। फिर वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपने अपना पूरा प्रोसेस आपने किया है या किसी और ने किया, तो आपने कहना है कि आप ही ने किया, बेशक आपने किसी से करवाया हो। सबसे फनी चीज़ है कि किसी भी जगह का जब आप इस तरह से वीज़ा इंटरव्यू देते हो तो वो आपको पूछते हैं कि ये करने के बाद आप अपने मुल्क में वापस जाओगे। पूछने वाले को भी पता होता है कि ऐसा तो हो नहीं सकता, कॉमन सेंस की बात है, और जवाब देने वाले को भी पता होता है कि पॉसिबिलिटी है कि ऐसा ना हो। लाइक मोस्ट ऑफ अस we go back to our countries after studying and after staying for a couple of years कि अच्छा यार मज़ा नहीं आ रहा, अपने मुल्क चले जाते हैं। लेकिन many of us we stay over here। तो ये एक ऐसा सवाल है कि उसको भी पता होता है कि झूठ बोल रहा है और आपको भी पता होता है कि मैं बस ऊपर ऊपर से लगाऊँ, लेकिन जवाब आपने यही देना है। यू एक्चुअली नीड टू शो स्ट्रॉन्ग टाइज टू योर ओन कंट्री टू द इंटरव्यूअर। अब इसके बाद बहुत क्रूशल टाइम आता है, ठीक है। इंटरव्यू के बाद आपको माइग्रेस की तरफ से ईमेल आती है कि आपका जो डिसीजन है वो इतने दिनों में आ जाएगा, इतने कैलेंडर डेज में आ जाएगा, ठीक है। 41 कैलेंडर डेज मिले थे मुझे। वेटिंग टाइम जो है आपके डिसीजन का ये बहुत क्रूशल होता है। आपने आंख रखनी है अपनी ईमेल के ऊपर कि कोई माइग्रेस की तरफ से कोई आपको ईमेल तो नहीं आई। वो आपसे क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं आपके सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। दे कैन आस्क यू फॉर समथिंग एल्स, सम एडिशनल डॉक्यूमेंट्स और एडिशनल प्रूफ्स और एनी क्लैरिटी, और मे बी दे कैन आस्क यू फॉर अ सेकेंड इंटरव्यू अगर उनको कोई एम्बिग्विटीज लगी हैं। नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे बताती चलूँ, बिकॉज आई हैव बीन एसोसिएटेड विद माइग्रेस, तो मैं बता दूँ कि माइग्रेस जो है ना, आपके पर्सनल ईमेल जो एसोसिएटेड है आपके माइग्रेस अकाउंट के साथ, ठीक है, उस पर आपको ईमेल्स डायरेक्टली नहीं भेजती जैसे नॉर्मली हमें ईमेल्स आती है ना कि अच्छा ऐसे हो गया ऐसे हो गया। वो आपको ईमेल आती है दैट यू हैव अ न्यू नोटिफिकेशन इन योर माइग्रेस अकाउंट। आपको माइग्रेस अकाउंट में जाके लॉग इन करना पड़ता है और आपको टेम्पररी एक्सेस कोड मिलता है आपके अकाउंट में जाके, जीमेल अकाउंट में जो भी आपने ईमेल एड्रेस अटैच किया हुआ है एसोसिएटेड है उस अकाउंट के साथ, उसमें आपको टेम्पररी एक्सेस कोड मिलता है। वो फिर आप डालते हो और फिर आप माइग्रेस अकाउंट पे जाके पढ़ते हो कि वो नोटिफिकेशन एक्चुअली है क्या। तो ये एक बड़ी एक टुकटुकी लग जाती है जब ईमेल आ जाती है माइग्रेस की तरफ से और आपको पता नहीं होता कि वेदर उन्होंने अप्रूव किया या रिजेक्ट किया या क्या किया है या कुछ मांग तो नहीं लिया। बस एक ईमेल आती है कि नोटिफिकेशन आपको आया है और आप जाके देख लें लॉग इन करके। इस तरह ईमेल आई थी कि आपको एक नोटिफिकेशन आया, फिर आई लॉग्ड इनटू माय माइग्रेस अकाउंट और वहां पर फिर मुझे पता चला कि फलानी डेट पे दे हैव डिसाइडेड टू ग्रांट मी अ रेजिडेंस परमिट और उस पर वैलिडिटी डेट एंड एवरीथिंग। और उसके एंड पे लिखा होता है कि वो अब एक और दफ़ा बताएंगे, नोटिफाई करेंगे कि व्हेन इट्स एक्चुअली अवेलेबल फॉर पिकअप। अब पिकअप की बारी आई है, तो पिकअप की बारी भी जहाँ पे अपनी TRP अप्लाई किया वहीं का आपको दोबारा वीज़ा चाहिए, दोबारा वीज़ा चाहिए ताकि आप अपना कार्ड पिक कर सको, ठीक है। और अब ऐसे नहीं है कि मैं वहाँ से होकर वापस आई हूँ तो मैं आते ही ना दोबारा से वीज़ा फाइल कर दूँ, नहीं, मुझे दोबारा वीज़ा लेने के लिए विजिट वीज़ा उसी कंट्री का जहाँ से मैं होकर आई हूँ, मुझे मेरी पिकअप ईमेल चाहिए, ठीक है। कि माइग्रेस जब आपको कहती है कि योर डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस्ड एंड इज नाउ रेडी फॉर पिकअप, तो आपको वो ईमेल का स्क्रीनशॉट, VFS का भी और माइग्रेस अकाउंट, वो दोनों आपको चाहिए, फिर आपने जाके वीज़ा अप्लाई करना है। प्रोसेस वही सेम है, फिलीपींस का बैंक स्टेटमेंट को दोबारा टेस्ट करवाना है आपने, हेक्टिक काम, और बाकी सब कुछ सेम है। बस इसमें फ़र्क ये है कि आपको पिकअप ईमेल अपनी अटैच करनी है कि मैं इस वजह से जाना चाहता हूँ। तो कई लोगों को होता है कि हम मल्टीपल एंट्री वीज़ा ले लें, मैंने नहीं मल्टीपल एंट्री लिया था, मुझे लगता है कि उसके अंदर ज़रा चेकिंग ज़्यादा होती है, टाइम ज़्यादा लग जाता है। रिक्वायरमेंट्स आपने पढ़ के जानी है अगर आप फिलीपींस का स्पेसिफिकली अप्लाई कर रहे हो। मुझे नहीं पता कि आप लोग कभी गए हो इस्लामाबाद वाली साइड पे, अब उन्होंने सारी जो एम्बेसीज हैं वो एक तरफ कर दी हैं। आप वहाँ पर अंदर पाकिस्तान में जब जाते हो वीज़ा एप्लीकेशंस के लिए फ़ोन वगैरह नहीं लेके जा सकते, तो आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर कॉपीज़ वगैरह किसी चीज़ की चाहिए, ID कार्ड की कॉपीज़ हैं, वो आपने सब करवा के लेके जानी है, वरना एंड पे बहुत खवारी है। बिकॉज अ शटल टेक्स यू टू द एम्बेसी एंड यू डोंट हैव योर फोन्स और एनीबडी विद यू, तो फिर बहुत बहुत मुश्किल होती है, इसलिए बी प्रिपेयर्ड पहले से ही। अब जब आपको पिकअप ईमेल आती है तो व्हाट आई नो इज, पहले का अभी का मुझे नहीं पता, 60 डेज में आप अपना कार्ड पिक कर सकते हो। अब आपने अपना कार्ड पिक कर लिया, नाउ यू आर ऑल सेट टू गो टू लिथुआनिया। सो ये था सारा प्रोसेस। आई होप कि इसके अंदर अब किसी को कोई एम्बिग्विटी रही नहीं होगी कि आपने कुछ बताया नहीं या आपने चीज़ों को कंसील किया है और खुल के नहीं बताया है। अब कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं जो एक जनरल सी बात है। मेरा मशवरा इधर रहने के इतनी देर के बाद ये है, उन लोगों को जो यहाँ आना चाहते हैं, लड़कियों को खासकर, learn some skills before you come over here. Invest your time in learning the language of any country you're applying for. At least A1 A2 करके आओ। सारी जिंदगी इंग्लिश सीखते हैं हम and then we land in a country where nobody understands English. I mean 90% of the people, they don't understand English.
10% ऑफ द पीपल दे डोंट वांट टू टॉक टू यू इन इंग्लिश। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिन लोगों को लगता है कि बाहर रहना बहुत आसान काम है, बाहर रहना मैं समझती हूँ कि ज़िंदगी की तमाम मुश्किलों को एक तरफ रख दो और बाहर रहना, अकेले रहना और अपनी ज़िंदगी को फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट करना, ऐसा लगता है जैसे आज ही आप पैदा हुए और आपकी ज़िंदगी का पहला दिन है और आपके पास कोई भी नहीं है, कोई सहारा नहीं है, कुछ भी नहीं है। यू हैव टू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन। ये दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है, ठीक है। और मैं ऐसे समझती हूँ कि मोस्ट ऑफ अस अपर मिडिल क्लास हो गया, लोअर मिडिल क्लास हो गया, मिडिल क्लास लोग हैं, हम लोग बाहर आते हैं पाकिस्तान से, क्योंकि समझती हूँ जो पाकिस्तान की एलीट क्लास है, ठीक है, दे कैन नॉट लीव द कम्फर्ट ऑफ पाकिस्तान। वो बाहर आते हैं और वो स्ट्रगल करते हैं, सर्दियों में काम करते हैं, अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, ईदें नहीं मनाते और होम सिकनेस होती है। पाकिस्तान जाना है अब तो कई दफ़ा सोचते हैं कि यार जाना चाहिए या वही पैसे सेव करके मैं यहाँ पे इतने महीने का अपना खर्च निकाल दूंगा या वही पैसे मैं अपनी फैमिली को भेज दूंगा। तो द स्ट्रगल इज रियल एंड आई एंटायरली रिस्पेक्ट ऑल माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर वर्किंग ओवर हेयर। नाइट शिफ्ट्स हो गई, डे शिफ्ट्स हो गई, जो काम मिल रहा है लोग वो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आए हैं तो एक जहन होता है कि यार पीछे से तो नहीं ना मंगवा के पूरा हो सकता, पीछे से नहीं मंगवा के पूरा हो सकता। लाइक देयर इज अ ह्यूज करेंसी डिफरेंस। लाइक आई थिंक आज की डेट में €1 इज इक्वल टू लाइक 300+ PKR। तो इतना करेंसी डिफरेंस है, तो फैमिली को कितना इंसान तंग करे। तो एक वो जो सोच होती है ना, तो वो यहाँ पे सारे बच्चे लेकर आते हैं। और जब लाइक मेरी एक ऑब्जर्वेशन है यहाँ रहने के बाद, एवरीबडी दे हैव देयर ओन प्रायोरिटीज, दे हैव देयर ओन सर्कमस्टांसेस। पता नहीं किस किस चीज़ के साथ वो लड़ रहे हैं, अब फिर भी अपनी ज़िंदगी को ना ट्रैक पे लाने के लिए और मजबूरी में अपनी कंट्री को छोड़कर आए हैं। और बस जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट और रिस्पेक्ट करती हूँ। मेरे आँखों में, मेरे दिमाग में, मेरे दिल में सब लोग हु आर ओवरसीज पाकिस्तानी स्पेशली, आपकी इज्जत यहाँ चली गई है, ठीक है। लाइक आई रिस्पेक्ट यू, क्योंकि अब मैंने इन चीज़ों को इतना करीब से एक्सपीरियंस कर लिया कि अब मुझे पता चल रहा है कि बाहर रहना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है। और हर बंदा मेरी तरह, मुझे लगता है कि 2% या 3% ही स्टूडेंट्स होंगे जो अपने शौक के लिए बाहर आए हुए हैं, बाकी सारे स्ट्रगल करने के लिए बाहर आए हुए हैं और उनको हर टाइम वेलकमिंग एनवायरनमेंट नहीं मिलता। तो ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर एवरीबडी हु इज स्ट्रगलिंग इन द वेस्ट एंड अल्लाह आप सबको बहुत बहुत कामयाब करे। और लोग प्लान कर रहे हैं, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं, अल्लाह उन सबको बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें। इसके साथ ही हम वीडियो करते हैं एंड, और अगली वीडियो में एज प्रॉमिस्ड हम डिस्कस करेंगे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लिथुआनिया में और रिज्यूमे के ऊपर भी फोकस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी। आखिरी बात, ठीक है, जो लोग बाहर बैठे हुए हैं और आप देखते हो अपने आसपास, अपनी सराउंडिंग्स में, अपने करीबी रिश्तों में कि यार कोई बंदा अप्रिशिएट नहीं करता, किसी को नहीं नजर आता कि आप किस चीज़ से गुजर रहे हैं, तो दफा मारें सबको। इफ नोबडी अप्रिशिएट्स यू, टेक सम टाइम आउट टू अप्रिशिएट योरसेल्फ बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग दैट नोबडी एल्स कैन डू। लाइक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ, दैट यू आर सर्वाइविंग and making a life in a different country, in a different city, somewhere alone. And you are so strong and I wish you guys all the very best. Or share my video with any of your friends or family members who are planning to move to Europe, specifically Lithuania. I'll see you guys in the next one. Thank you so much. Allah Hafiz.